यस, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो या कहीं डाउट लग रहा हो तो यू कैन आस्क मी टू वेट एंड रिपीट एनीथिंग। ओके पीपल, सो टू स्टार्ट विथ एम फेज, हम एम फेज को क्या कहते हैं? ऐसा फेज जो इंटरफेस के बाद आने वाला है एंड जहां पे सेल जो है वो एक्चुअल में डिवाइड करेगी। और इसको भी हम दो सब स्टेजेस में देखेंगे। जैसे पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस, पहले भी देखा है हमने, जिसको कहते हैं डिवीजन है न्यूक्लियस का, एंड साइटोकाइनेसिस जिसको कहते हैं डिवीजन है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का। तो इसमें भी अगर इन दोनों में भी हम कंपैरिजन करें ना, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, उसमें कैरियोकाइनेसिस जो है वो ज्यादा देर चलता है, थोड़ा सा लंबा टाइम ले लेगा कंपैरिजन टू साइटोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में हमको पूरे क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन है वो करवाना है, तो थोड़ा टाइम लेता है कंपैरिजन में अगर देखे जाए हम तो। ठीक है, एंड अगर इंटरफेज एंड एम फेज की अगर कंपैरिजन करें तो हु टेक्स द लॉन्गर टाइम? कौन है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है? कौन सा फेज? एम फेज एंड इंटरफेज की अगर बात करें तो विच फेज गोज फॉर लॉन्गर टाइम? एम फेज। इंटरफेज। हरदीप वेरी गुड। मुस्कान एम फेज नहीं, इंटरफेज लेगा। हरदीप आपने भी भर का रखा है क्या फॉर्म? गूगल का सेग्रीगेशन का फॉर्म भरा है ना? मैम सेग्रीगेशन क्या होता है? क्या सेग्रीगेशन में क्या होगा? सेपरेशन? सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, अलग अलग करना। हाँ, समझे? जिसने पूछा था मुझसे अभी, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना मतलब क्या? अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है, तो हम देखेंगे इस फेज में, एम फेज में, जो सबसे छोटा फेज है सेल साइकिल का। तो इसका पहला फेज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? कैरियोकाइनेसिस से। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। कैरियो मतलब क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवीजन को हम देखते हैं चार फेज में। प्रोफेज है, मेटा, एना एंड टीलो। प्रो, मेटा, एना, टीलो। एंड देन हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस को कैसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाएगा। तो आज कुछ कम बच्चे जन हो गए यार, क्या हो गया बाकी लोगों को? 10-11 तो होते हैं बच्चे। एनीवेज, सो प्रोफेज इंक्लूड्स व्हाट ऑल इवेंट्स? तो यहाँ पे होगा सबसे पहला इनिशिएशन, कि जो भी हमने डीएनए का कंटेंट डबल कर रखा था सिंथेसिस फेज में, डीएनए को हमने डबल बना के रखा था, उस सारे डीएनए को अब सिकोड़ा जाएगा, कंडेंस किया जाएगा, कॉइलिंग की जाएगी इनटू अ प्रॉपर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में अच्छे से एक ब्यूटीफुल खूबसूरत तरीके से हम सारे जो डीएनए है उसको कॉइलिंग करेंगे, कंडेंस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि डिवीजन करते वक्त उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही डिवीजन करना जरूरी है। तो पहली चीज क्या हो जाएगी? क्रोमैटिड्स जो है, डीएनए जो है वो कंडेंस करने लग गया। दूसरी चीज क्या हो गई? अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो बच्चों, न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिख रहा है? क्या हो रहा है? ऐसे कट कट हुआ दिख रहा है। हम जनरली सेल में क्या निकालते हैं? ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है। बट जैसे प्रोफेज में एंटर कर दिया, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूटने लग गई है। तो एक तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन शुरू हो गया, दूसरी बात न्यूक्लियर एनवेलप टूटने लग गई है, साथ ही जो हमारे ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, देन गोल्गी हो गया, ईआर, सब कुछ जो ऑर्गेनल्स है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग गए। सारे ऑर्गेनल्स डिसअपियर होने लग गए। एंड हमने देखा था कि एस फेज में सेंट्रोसोम्स का सिंथेसिस होता है। याद है सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स क्या है? एनीवन? दो सेंट्रियोल्स मिला के एक सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। कुछ ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन में काम करते हैं। ये आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में इसको आपने पढ़ा है। पीपल कीप रीडिंग वरना भूल जाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये सेंट्रियोल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बने हैं, ये क्या करते हैं? बनना शुरू हो जाते हैं, और इनके अंदर से कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिनको कहा गया है स्पिंडल फाइबर। एस्टर। नहीं, उनको कहते हैं हम एस्टर रेज। एंड स्पिंडल फाइबर किसको कहेंगे? जब ये एस्टर रेज प्लस सेंट्रियोल्स, इन दोनों को मिला के हम ये पूरा कहते हैं स्पिंडल फाइबर का अपैरेटस। ठीक है, दोनों को मिलाकर हम स्पिंडल फाइबर कहेंगे। ठीक है, एनीवे दैट इज आल्सो फाइन। तो ये क्या है? स्पिंडल फाइबर भी अगेन ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बना है।
तो ये कहाँ पे अपीयर हो गए, प्रोफेज में बनना चालू हो गया इनका। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोफेज और आगे बढ़ेगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स के जो सेंट्रियोल्स है ये एक पोल की तरफ, जैसे हमारे अर्थ में क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, वैसे ही ये सेंट्रियोल जो है दो अलग अलग कोनों की तरफ जाके ठहर जाएंगे। तो दीज आर फॉर्मिंग हियर, एंड इनसे कुछ ऐसे रेज निकलते हुए आपको दिखेंगे। मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या हो रहा है। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, इन द प्रोफेज। सो व्हाट ऑल हैपनिंग, डीएनए का कंडेंसेशन चालू हो गया, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो घटने लग गया, डिसअपियर होने लग गया, न्यूक्लियर एनवलप कह लो या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लो। देन जो ऑर्गेनल्स है वो सारे डिसअपियर होने लग गए। सेंट्रियोल्स ने क्या कर लिया, अपना पोजीशन लेके स्पिंडल फाइबर्स को बनाना चालू कर दिया, इनिशिएट कर दिया। बहुत बार नीट के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते, जैसे सेंट्रियोल्स कहाँ बने थे, सिंथेसाइज हुए थे एस फेज में, पोजीशन उन्होंने कहाँ ली, प्रो फेज में। समझ रहे हो फर्क, समझ रहे हो, बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। क्लियर है प्रोफेज में क्या हुआ। अब समझो कि प्रोफेज में एंटर कर, एग्जिट कर करके अब एंटर हो रहा है मेटाफेज। तो जैसे ही प्रोफेज खत्म होने लग जाएगा, अब आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में कि अब तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवलप हट गया। हट गया मतलब क्या, डिसॉल्व हो चुका है, साइटोप्लाज्म में सारे घुल जाएंगे। एंड धीरे धीरे सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में तैरने लग जाते हैं, फ्लोट होने लग जाते हैं। अब जैसे ही मेटाफेज का शुरुआत हो जाती है, तब तक ये सारे स्पिंडल फाइबर्स के जो रेज है, मतलब ये जो हम इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये पूरे बन चुके हैं अब। एंड हर स्पिंडल फाइबर ने क्या किया है, माइक्रो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको जाके जुड़ गया है। आपको अगर याद है बच्चों, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में इसको क्या कहा है, सेंटर पोर्शन को सेंट्रोमियर, एंड उसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा है काइनेटोकोर। ध्यान दो, है ना, काइनेटोकोर। सचिन, तनु, क्रांति, लेट ज्वाइन करे हो क्लास, क्या हो गया। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये यहाँ पे आके जुड़ने वाली है। देखो इस डायग्राम में भी ये जो स्पिंडल फाइबर्स आ रही है ये काइनेटोकोर के ऊपर आके जुड़ जाएंगी। तो मतलब ये जैसे प्रोफेज खत्म हो गया, सारे, ये तो मैंने एक जोड़ी दिखाई है, दिस इज द ओनली वन क्रोमोसोम, मान लो सारे जोड़ियां ऐसे साइटोप्लाज्म में अभी आ गई है प्रोफेज को खत्म होते होते ही। जैसे मेटाफेज स्टार्ट हो गया, मेटाफेज स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो गया, सारे क्रोमोसोम कंप्लीटली अभी कंडेंस हो चुके हैं। एंड इन स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को पकड़ रखा है। एंड जैसे स्पाइडरमैन खींचता है ना, कुछ कुछ ऐसे ऐसे कुछ करके खींचता है ना स्पाइडरमैन, वैसे ही ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स सारे क्रोमोसोम को खींच के लेके आएंगे सेल के बीच में। देखो इसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल प्लेन या मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटोरियल इससे कहा, जैसे हमने सेल को ना एक धरती का रेफरेंस दिया, जैसे अर्थ का बीच का लाइन जो होता है, व्हाट इज द अर्थ सेंटर, इक्वेटर, इसलिए यहाँ पे भी सेल का सेंटर मान लो इक्वेटोरियल प्लेन करके बोला गया है उनको। तो समझ रहे हो कि कैसे क्रोमोसोम सेल के बीच में अलाइन हुए हैं। देखो ये मेरा सेल है, अब इस सेल में कोई भी ऑर्गेनल का डायग्राम मैं नहीं निकालूंगी बच्चों, हर डायग्राम निकालना जरूरी है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड नीट क्वेश्चन दोनों भी आएंगे फेजेस के। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 5 to 10 मार्क्स का, एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम, प्रोफेज का एक्सप्लेनेशन डायग्राम, मेटाफेज का एक्सप्लेनेशन डायग्राम, एनाफेज का एक्सप्लेनेशन डायग्राम, सेल साइकिल पूछा है तो पूरा इंटरफेस एंड डायग्राम। डायग्राम डायग्राम से भरा पड़ा है मान लो ये चैप्टर, तो हर इसका डायग्राम जरूरी है। ओके तो मैं मेटाफेज का डायग्राम कैसे निकालूंगी, यहाँ से सेंट्रियोल्स ने क्या बनाया है, सारे स्पिंडल फाइबर्स बना के हो चुका है। एंड स्पिंडल फाइबर ने क्या किया है, क्रोमोसोम को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, एंड पूरा सेंटर में लाके रख दिया है। सारे 23 जोड़ियां जो है हमारी, पूरी 23 पैर सेंटर में दिखेंगे आपको, जैसे कोई आर्मी की फौज खड़ी है एक लाइन में मान लो। एंड पता है ये मेटाफेज का भी एक ऐसा वैशिष्ट्य है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे आप क्रोमोसोम को बहुत अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो।
अगर दूसरे कोई फेज में देखने की कोशिश करोगे तो क्रोमोसोम आपको दिखेगा नहीं, बट मेटाफेज में बहुत उठ के दिखेगा, क्योंकि सारे के सारे एक जगह पे आके जुड़ गए हैं, अलाइन हो गए हैं, पोजीशन में आ गए हैं। तो क्रोमोसोम में अगर आपको स्टडी करना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि विच इज द फेज अंडर विच क्रोमोसोम कैन बी सीन और स्टडीड। तो मेटाफेज आपको लिखना है, क्योंकि वहां पे बाकी इसमें भी क्रोमोसोम दिखते हैं, ऐसा नहीं कि दिखेंगे नहीं, बट यहाँ पे सारे के सारे एक साथ आ गए ना, तो इमेजिन करो कितनी खूबसूरत दिखती होगी वो सेल। जब आप देखोगे ना, आपको कभी ऐसा चांस मिलेगा प्रैक्टिकल वगैरह करने का ना, तो माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से लिटरली ऐसा ही दिखेगा। ये नहीं दिखते तो स्पेंडल फाइबर जो है वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत छोटी है वो रेयर है ऐसे आपके नेचुरल आंखों को दिखना। बट क्रोमोसोम ना ऐसे दिखेंगे आपको, मैंने खुद ने देखा हुआ है। तो ऐसे लंबे लंबे से ऐसे अरेंज हुए हैं सारे के सारे सेल के बीच में, बहुत सही दिखता है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक ही जोड़ी निकाली है, ऐसी सारी 23 जोड़ी है मान लो सेल के बीच में। ये क्या हुआ हमारा मेटाफेज। क्लियर? तो मेटाफेज में सिर्फ इतना ही काम है, स्पिंडल फाइबर लेके आएंगे सारे क्रोमोसोम्स को एंड बीच में अलाइन करेंगे, एंड धीरे धीरे ये जो हमारे ऑर्गेनल्स है वो पूरे के पूरे निकल जाएंगे, अब डिसॉल्व हो जाएंगे। अभी यहाँ पे वो दिखेंगे नहीं। तो पूरे साइटोप्लाज्म में सिर्फ हमारा न्यूक्लियर डिवीजन ही चल रहा है, मान लो, मतलब क्रोमोसोम डिवीजन ही चल रहा है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, हमने स्प्लिट करना है हमारे क्रोमोसोम को। तो इस डायग्राम को अगर मैं फिर से दिखा दूं, अब क्या होगा, जो क्रोमैटिड्स है वो बीच में से कटने लग गई है, यहां से ऐसा स्प्लिट हो जाएगा, एंड ये वाला हिस्सा इस तरफ, ये वाला हिस्सा इस तरफ, मतलब ये वाला हिस्सा जो है उस तरफ जाएगा, इधर वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये प्रोटीन उसको पीछे खींच रहा है। जैसे मान लो स्पाइडरमैन होता है ना, उसने कुछ ऐसे मार दिया, पीछे खींच रहा है उस चीज को। दैट हैपेंस। सो क्रोमैटिड का यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होगा। सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होंगी, स्प्लिट होंगी, एंड आधा आधा हिस्सा दो अपोजिट पोल्स की तरफ चिलने लगेगा, बिछड़ने लगेगा। समझ में आ रहा है? ये हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी ना, हाँ ना बोलो, ये बहनें थी, याद है ना? तो बीच में से इनको क्यों ऐसा कट गया, क्योंकि यहाँ से ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल मतलब स्पिंडल फाइबर पुल कर रहा है, यहाँ से ये वाला पुल कर रहा है, तो जोर लगाने की वजह से वो टूट रहे। क्यों टूट रहे? क्योंकि जोर लग रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे सी दिस डायग्राम, यहाँ से टूट गया वो, ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर। हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, ऐसा लग रहा है मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ, कुछ तो बोलो। यशिका, हिमेश, क्यों लेफ्ट कर रहे हो क्लास? यू आर नॉट सपोज टू लीव द क्लास। थैंक यू हरदीप। ओके, सो एनाफेज में क्या हुआ, अभी क्रोमोसोम्स के ऊपर क्रोमैटिड्स जो है स्प्लिट हो गए। सिस्टर क्रोमैटिड्स विल सेपरेट, विल स्प्लिट, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ वो चलने लग गए। हिमेश एंड यशिका, डू नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन। एंड लास्टली आता है टिलोफेज। बच्चे कहीं भी लग रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ? हाँ बताओ। मैम, मैम एनाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स मतलब जो स्प्लिट हुए थे, तो वो उन्हें हम फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे ना? हाँ, आगे जाके वो डॉटर वाले सेल में ही जाने वाले हैं। ओके मैम। जो बोल रहे हो ना आप, ये स्प्लिट हो रहा है, ये वाला स्प्लिट हो रहा है, सचिन यही यस बोल रहे मैम, यस मैम। हो? हाँ हाँ, ये आगे जाके देखो, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो राइट साइड में आपकी डायग्राम है, तो अगर ऑब्जर्व करोगे डायग्राम पहला वाला, इस डायग्राम को देखो, ये पूरा एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमोसोम का, बट एनाफेज में आते आते उसको बीच में तोड़ा गया, एंड यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। मतलब आगे जाके क्या हो रहा है कि बीच में से यहाँ से सेल टूटेगी एंड दो अलग अलग सेल बनाएगी, ये वाला एक सेल बनेगा, ये वाला एक सेल बनेगा। तो यस, यू कैन से दे द डॉटर क्रोमोसोम, बट उस शब्द को यहाँ एनाफेज में यूज करना सही नहीं होगा। यहाँ पे आप इतना ही लिखना कि सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो ब्रेक होगी, स्प्लिट होगी, एंड दो अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे चले जाएंगे, शॉर्टन होगी या मूव होगी। एंड पता है, हैशटैग करके लिखूंगी मैं, माइटोसिस का एनाफेज एंड मियोसिस का एनाफेज। इस पे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार बना है।
क्योंकि माइटोसिस की एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स स्प्लिट होती है, आगे मियोसिस में फर्क है, वो मैं आपको तभी बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, अभी कंफ्यूज होना है आपको फिर, ठीक है। तो माइटोसिस का जो एनाफेज है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होगी, बीच में से टूटेगा ऐसा एंड अलग अलग हिस्से में चलेगा। हमने डबल इसी के लिए तो करके रखा था ना, ताकि हम आधा आधा दे सके। तो टीलोफेज के आते आते क्या होगा पता है, टीलोफेज के आते आते मैम सारे ये पूरा प्रोफेज का मैम अपोजिट है, जैसे कि प्रोफेज में जो हमारे सही है, जो दैट इज एब्सोल्युटली राइट सचिन, मैं वो बोलने ही वाली थी कि सारी चीजें रिवर्स होंगी अब टीलोफेज में। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सारे क्रोमैटिड्स जो है, क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग पोल्स की तरफ जा चुके हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हो न्यूक्लियर एनवलप बन रहा है, ऑर्गेनल्स बनते हुए दिख रही है, स्पिंडल फाइबर जो है वो घटने लग गया है, कम होने लग गया, फिर डिसअपियर होने लग गया है। तो ये रिवर्स केस हो गया था ना, प्रोफेज में हमने देखा थी सेंट्रियोल्स पोल्स पे जाते हैं एंड स्पिंडल फाइबर बनाने लग जाते हैं, टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होने लग जाएंगे, ऑर्गेनल्स हमने तब वहां पे क्या देखा था कि डिसअपियर होने लग गए, यहाँ पे रीअपियर, मैम ये प्रोफेज में दे बिकम द क्रोमैटिन, न्यूक्लियस रीअपियर, न्यूक्लियर एनवलप जो है सब कुछ रीअपियर हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा, ताकि अब ऐसा स्टेज है कि एक सेल में मान लो कुछ दो न्यूक्लियर यहाँ पे बन रही है। हाँ, किसने कुछ बोला? अदीबा, अनु जी अभी ज्वाइन किए हो क्या? सचिन यू सेइंग समथिंग? मैं कह रहा था कि वो क्रोमोसोम ये क्रोमैटिन मटेरियल जो प्रोफेज में हमारे ये कंडेंस होते हैं और टीलोफेज में वो हमारे डिकंडेंस होते हैं, मैं ये कह रहा था। डीकंडेंस होंगे, यस एग्जैक्टली, तो ये सही बात है। बट आप लोगों को पता है ना, बहुत बार मेरे ही बच्चों ने कुछ बैच के, जैसे मैंने उनको ये कहा कि बच्चों टीलोफेज जो है वो रिवर्स केस है प्रोफेज का, तो पता है बच्चे क्या करते, बच्चे करेंगे ये कि फोर्थ फेज है माइटोसिस का टीलोफेज एंड वहां पे लिखेंगे इट इज द रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज, बस खत्म। अब ये थोड़ी बात हो गई है, इस पे कौन मार्क्स देगा बताओ मुझे, ये गलत बात है ना, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। दो ये बात सच है कि प्रोसेस जो है वो उल्टा हो रहा है प्रोफेस का, बट ये लिखना गलत है, आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज की क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होगा, न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर होगा, ऑर्गेनल्स रीअपियर होंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होगा, तो ये सारी चीजें लिखनी है, ऐसा नहीं लिख के छोड़ना कि प्रोफेस में जो भी चल रहा है उसका उल्टा चलेगा टेलोफेज में, खत्म, कोई मार्क्स। मैम लेकिन टीलोफेज के हम जैसे 3-4 पॉइंट लिखने के बाद ये पॉइंट तो लिख सकते हैं ना? मत लिखो मत लिखो, नॉट एडवाइजेबल। ओके मैम। नहीं नहीं, मार्क्स काट सकता है बोर्ड वाला एग्जाम ये समझने की बात है, क्योंकि ये बात सच भी ऐसा है, सच में है कि होता तो है ऐसा ही, बट कहीं भी मेंशन करा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ऐसा। आपने पढ़ा है क्या कि ऐसा मेंशन किया है कि टीलोफेज आर द फेजेस व्हिच रिवर्स इज द प्रोफेज? नहीं ना, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है ऐसा, ये नो मैम। नहीं पढ़ा तो मत लिखो, रिस्क मत लो, पता नहीं अगर वो मार्क नहीं देंगे तो फिर सब कुछ सही लिख के गलत चला जाएगा, फिर ये मत लिखो, ठीक है। यस एवरीबॉडी एल्स क्लियर? अनु जी जो है, रकीबा, पुष्पा, यस मैम। एवरीबॉडी। यार 10 मिनट में टीलोफेज हो गया, मतलब माइटोसिस हो गया, मुझे लगा था पूरा 1 घंटा मुझे माइटोसिस नहीं चलाना पड़ेगा। आप लोगों ने मैम कुछ माइटोसिस में एक चीज तो रहती है, क्या? साइटोकाइनेसिस तो रहती है अभी। हाँ हाँ, उसको क्या 2 मिनट में करा देंगे उसको भी ओके। तो यस, साइटोकाइनेसिस लास्टली क्या है, हम यहाँ तक क्या कर रहे थे, हम यहाँ तक न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहे थे, तो यहाँ तक हमारा कैरियोकाइनेसिस ही हुआ, बाकी के बच्चे जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जो सो रहे, चाय पी के आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ जल्दी, तो कैरियोकाइनेसिस ही चल रहा है यहाँ तक, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन देख रहे हो ना आप यहाँ पे। अब इसके बाद जो है अब हम बांटेंगे हमारे साइटोप्लाज्म को, तो इसका बंटवारा होगा अब साइटोकाइनेसिस में। थोड़ा सा अब यहाँ पे फर्क है, ये सचिन क्या बता सकते हो कि एनिमल वाला साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट वाले साइटोकाइनेसिस में कोई फर्क है क्या? यस मैम है। यस, मैम प्लांट वाला बता दो। प्लांट में मैम जैसे कि जो वो एक प्लांट सेल है तो उसमें जो मैम हमारी जो फरो होती है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है।
सही है। और जो मैम हमारे एनिमल सेल है उसमें जो हमारी जो फरो बनती है वो बाहर से अंदर की तरफ बनती है, और जिससे वो मतलब एट द टाइम वो एक समय पे स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब डिवाइड हो या जाएंगे। जैसे ना यहाँ पे देखो ये वाला ना, ये The plant cells wall formation start in the center and grows outward. उसका कुछ नाम है यशिका, नाम है, किसी को पता है? इसका मैम ये जो मूवमेंट है फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, सही है? जो मैं लिख रही हूँ सही है क्या? Yes, ma'am. हाँ, तो ये भी बोलना ठीक है। अगर ये आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो भी क्या लिखोगे? यस, बाकी के लोग ध्यान दो कि जनरली एनिमल, अगर मैं सिंपली बता देती हूँ, एनिमल में क्या होगा, टीलोफेज अभी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा अंदर फरो बनेगा, मतलब टीलोफेज का ही दिखा देती हूँ मैं। ये टीलोफेज खत्म होते होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा अंदर डिप होने लग जाएगा। मान लो सेल का ऐसा, मान लो किसी ने चिमटी काट ली है, बलून अगर आप पकड़ोगे, बलून को से बीच में से दबाओ तो दो तरफ ऐसे सूजे हुए हिस्से दिखेंगे ना, तो वैसा कुछ होता है। जैसे पिंच मार लो आपने, चिमटी काट ली हो, पिंच किया हो, वैसा होगा एनिमल सेल। तो ये बाहर से अंदर की तरफ मुड़ते मुड़ते जाएगा एंड इवेंचुअली और थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, एंड फिर ये दो सेल अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम फरो फॉर्मेशन। फरो बनाया, अंदर की तरफ ग्रूव बनाया, एंड फिर एक दूसरे सेल को अलग कर दिया, एंड फिर यहाँ पे पूरा न्यूक्लियस जो बन गया, ऑर्गेनल्स बन गए, एंड पूरा जो डीएनए वो हर एक सेल का अलग अलग हो गया। ठीक है, ये पूरी डॉटर सेल्स न्यू बन गई। एंड इसको सेंट्रीपिटल मैनर क्यों कहा है, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है फरो। बट प्लांट में क्या होगा, प्लांट में अगर ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है, बिकॉज प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल का क्या हो जाएगा, मिडल लैमेला फॉर्मेशन होगा, जो सेंटर से बाहर की तरफ चलने लग जाएगा। मतलब यहां से कुछ मिडल लैमेला का जो मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं उसको, किससे बनता है सेल वॉल? सेल वॉल बनता है सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से, पेक्टिन से। आपने ये देखा है, सेल का चैप्टर जो है उसमें सब कुछ देखा है। तो इनसे जो ये जो मटेरियल है जो मिडल लैमेला बनाती है, ये मिडल लैमेला मतलब क्या, प्लांट सेल वॉल के बीच में के जो हिस्से होते हैं उसको मिडल लैमेला कहेंगे। तो दो सेल को अलग होने के लिए ये बनना जरूरी है। तो ये कैसे बनेगा, बीच में से चीजों को ऐसे डालते जाएंगे, जैसे कुछ कुछ चीजें हम इसको डिपॉजिट करते जा रहे हैं, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल कहा है। एंड देन धीरे धीरे आप सब देख सकते हो कि ये जो सेल वॉल है वो अलग हो गया। इसका ना एक जीआईएफ देखा था यार मैंने, बहुत सही था। इतना शायद आप लोग उसको इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसा दिखता होगा एक्चुअल में। फिर आई ट्राई टू पुट इट दैट। बाकी लोग थोड़ा बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ तो, वरना मुझे कैसे समझेगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था। बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो भला। ये दिख रही है सेल, कुछ बनता हुआ दिख रहा है? Yes, ma'am. बाकी लोग सेल प्लेट फॉर्मेशन, एंड देखो कैसे सेल अलग हो गई। ये प्लांट सेल है। जो सो रहे हैं, मैं सबके नाम ले रही हूँ, अधिबा, अनु, हरदीप, बिमला, क्रांति, पुष्पा, तनु। ये लोग मुझे आंसर करेंगे जल्दी, बाकी लोग चुप हो जाओ। उठा उठा के बोलना पड़ता है, ठीक है। फाइन, सो ये ऐसा होगा प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन। एनिमल में कुछ अलग होगा। अच्छा रुको, मैं एनिमल का भी देखने का कोशिश करती हूँ। फाइन, आगे चलना है अगर यहाँ तक क्लियर है तो। Yes, ma'am. एनिमल दिख रही है?
अच्छा सेग्रीगेट नहीं हो रहा है ये, ओके, वहां पे हो रहा था, ये जीआईएफ हो रही थी, यहाँ पे हो नहीं रही है वो जीआईएफ, बीच में से ऐसा कटने वाला है ये, ऐसा आगे। बाकी लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, पता नहीं आप समझ में आया नहीं आया, मुझे कैसे पता चलेगा। तो चलते हैं आगे, अज्यूमिंग कि आप लोगों को समझ में आ गया सभी को। तो लास्ट पॉइंट है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज पर योर नीट पर्पस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, जो कहते हैं जिसको हम चेक पॉइंट्स। यस, एनीबॉडी नोज दिस? किसी को इसके बारे में पहले ही जानकारी है तो आप बता सकते हो। नो वन? ठीक है। चेक पॉइंट जो है ना वो ऐसा होगा जो, यस Ma'am, in every phase like G1, S phase, G2 and M phase, there are some main points where the main part of the या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि चेक पॉइंट जो होते हैं वो काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का। ठीक है, मान लो जैसे आपकी बिल्डिंग में वॉचमैन होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, रात भर देखभाल करेंगे, पूरे दिन में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देखते हैं कि क्या चल रहा है, वो जो कुछ भी चल रहा है, चीजें बिल्डिंग में आना जाना हो सही से जा रहा है क्या नहीं। तो ये चेक पॉइंट्स भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हैं। तो ये असल में कुछ प्रोटीन्स है, साइक्लिन सीडी के प्रोटीन्स करके कहते हैं उनको। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, राइट इट हियर, दीज आर सम ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो हर टाइम जब भी कोई भी फेज चालू होगा सेल साइकिल का उस टाइम बनाया जाएगा। मतलब ये रिसाइक्लेबल है, ये रिसाइक्लेबल है। जब भी स्टार्टिंग में पहला फेज आता है हमारे पास G1 फेज, तो G1 टू M ट्रांजिशन, मतलब G1 टू S जाने से पहले ये प्रोटीन्स क्या करेंगी। अब ये थोड़ा डिटेल चैप्टर है, साइक्लिन सीडी के प्रोटीन्स जो होती है, आपको इस लेवल पे नहीं चाहिए, बट किसी को पता है पहले से तो ठीक है, या फिर कभी भी आप कोई और किसी और की तरफ कहीं पढ़ते हो, तो अगर आप पढ़ते हो अबाउट द साइक्लिन सीडी के प्रोटीन्स, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिन सीडी के प्रोटीन्स, तो ध्यान में रखो। बट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, साइक्लिन सीडी के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत डिग्री लेवल पे जाता है। आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, चेक पॉइंट्स मतलब ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो क्या करते हैं, हर फेज में आके चेक करेंगे, जैसा उनका नाम ही चेक पॉइंट्स है, कि जो भी फेज में उसका काम था उसने सही से किया है या नहीं, मेंटेनेंस करेंगे, ये रिपेयर डैमेज जो है उनका काम करेंगे। तो G1 फेज में क्या चेक करा जाएगा, सो पहला चेक पॉइंट जो है उसमें ये चेक करा जाएगा कि S फेज में जो लगने वाली चीजें हैं वो सही से हुए हैं या नहीं, बनी है या नहीं, क्योंकि वहां पे अगर कुछ प्रोटीन वगैरह नहीं बना तो डीएनए सिंथेसिस में दिक्कत आ जाएंगे। तो चेक पॉइंट्स का यही काम होगा कि दे विल चेक कि जो भी चीजें हो रहा है जीवन में वो सही से हो रहा है या नहीं। दूसरी बात और एक करेगा, अगर सेल साइकिल को निकलना है सेल साइकिल से एंड एंटर करना है G0 फेज, तभी भी ये चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, सेल साइकिल को रोक के रखेंगे, आगे डीएनए का सिंथेसिस को करवाना नहीं देंगे, ताकि सेल क्या करे, वहीं पे स्टॉप हो जाए एंड G0 फेज में एंटर कर जाए। तो ये काम होता है G1 वाले चेक पॉइंट्स का। पहला ट्रांजिशन या पहला सिक्योरिटी गार्ड जो लगेगा वो लगेगा पहले फेज में, G1 फेज में। कभी कभी इसको G1 टू S भी कहा जाएगा, कोई बात नहीं, सेम ही चीज है। अगर ऑप्शंस में आपको G1 टू S भी आता है तो वो पहला चेक पॉइंट है। दूसरा चेक पॉइंट आता है S फेज में। S फेज में क्या किया जाएगा, S फेज में देखा जाएगा कि सिंथेसिस जो है पूरे भी सेल साइकिल में, डीएनए सिंथेसिस जो है वो इंपॉर्टेंट फिनोमेनॉन है, तो सिंथेसिस अभी सही से हुआ है या नहीं ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकेंड चेक पॉइंट जो लगता है वो जनरली एस फेज में, या कभी कभी इसको S टू G2 फेज भी कहते हैं। मतलब एस फेज से G2 में ट्रांजिशन हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको ये भी कहेंगे। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि G2 में भी एक डबल चेक होगा, मतलब M फेज में भी क्या हो जाएगा, एक चेक पॉइंट लगेगा इन M फेज, जहां पे प्रो, मेटा, एनाटिलो एंड साइटोकाइनेसिस, इन पांचों फेज का चेकिंग होगा। बहुत बार बच्चे ये देखा गया है कि यहाँ पे टीलोफेज में या एनाफेज के दौरान जनरली क्या होना चाहिए, इस क्रोमोसोम को यहाँ से टूटना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होगा नहीं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक तरफ खींचा चला जाएगा। इससे क्या होगा,
ये वाली सेल में पूरा क्रोमोसोम मिल गया, ये वाली सेल में तो खाली है। मान लो ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 था, तो इस क्रोमोसोम 1 में क्या हो गया, अगर ऐसी स्प्लिटिंग ना हुई तो क्रोमेटिड अगर सेपरेट ना हुए, सारे के सारे एक में चले, सारे मतलब पूरी 23 जोड़ियां नहीं होंगी, किसी एक जोड़ी में ऐसी गड़बड़ कर दी, तब ऐसा हो सकता है कि मान लो फर्स्ट वाली ऐसी जोड़ी थी जो टूटनी चाहिए थी बट टूटी नहीं, पूरा एक एंटायर डबल कंटेंट वाला जो क्रोमोसोम 1 है वो चला गया एक ही वाले हिस्से में, तो दूसरे में क्रोमोसोम नंबर 1 आएगा नहीं ना फिर। तो अब जो भी क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर डीएनए था, उसका जो भी प्रोटीन था, मान लो वो आगे जाके आंख नाक बनाने वाला था या डाइजेशन के कुछ प्रोटीन बनाने वाला था, कुछ भी उसका फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शन वो नहीं करेगा, देन वो पर्टिकुलर डिजीज उस पर्टिकुलर बेबी को या उस इंसान को हो सकता है। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड होने लगता है, जब एम्ब्रियो डिवाइड होने लगता है। आगे हम इसके जो सिग्निफिकेंस है उसमें पढ़ेंगे। तो ये चेक पॉइंट्स इसलिए जरूरी है ताकि जो भी सेग्रीगेशन हो रहा है, डीएनए का कंटेंट जो है वो सही से जा रहा है नहीं, वो देखना चाहिए। क्योंकि माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, we say mitosis as what, equational division। इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि अगर मैम बिकॉज डिवॉइस उसमें है फिर बाद में 2 इक्वल डॉटर सेल्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ वो होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें एक्स्ट्रा आ गया इसमें कम आ गया तो फिर वो इक्वेशनल डिवीजन नहीं कहलाएगा। ऐसी गलती सेल कर सकता है, रेयर केस है, बट सेल तो सेल है, जिंदा इंसान है, तो एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। हर जिंदा इंसान गलती करता है ना, तो हर सेल भी गलती कर सकता है, नॉट एवरी टाइम बट रेयरली। एंड उस दौरान फिर हमारे चेक पॉइंट्स काम में आते हैं कि आप लोग देखो कि चीजें जो चल रही है वो सही से चल रही है या नहीं। तो पहला चेक पॉइंट लगा जीवन में, देन एस में, एम में। अगर G1 एस एंड एम नहीं दे रखा है ऑप्शंस में, इट वुड बी लाइक दिस, G1 टू एस वाला ट्रांजिशन, एस टू G2 वाला ट्रांजिशन एंड एम फेज, ऐसा भी दे सकते हैं, दोनों भी सही है, ठीक है। हाँ, कैंसर एंड ट्यूमर या म्यूटेशन भी होगा यशिका, म्यूटेशन भी होता है वहां पे। म्यूटेशन होना मतलब क्या, कि डीएनए ने अगर एस फेज में पेयरिंग गलत कर दी, आपको पेयरिंग याद है अब, बेस पेयरिंग सबको याद है पीपल, बेस पेयरिंग क्या है, मैंने ये बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया है। मैं आधा घंटा बचा है, आप बेस पेयरिंग ही पढ़ा दो, याद है, गुड। सो थाइमिन पेयर्स विद व्हाट, जल्दी जल्दी, वेरी गुड हरदीप। एंड साइटोसिन, साइटोसिन कितना बॉन्ड बनाएगा, ग्रेट। तो ये बेस पेयरिंग अगर गलत हो गई, रिवर्स हो गया, तो भी म्यूटेशन आएगा। म्यूटेशन एक अगेन अ बिग टॉपिक जो 12th में आएगा। म्यूटेशन मतलब ऐसे सडन स्पॉन्टेनियस चेंजेस होते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, जिससे आगे जाके दिक्कतें होंगी, जैसे कैंसर बनना या कोई और डिजीज होना। कभी कभी पता है सेल खुद ही को मारने लग जाता है, उसको भी एक जेनेटिक डिजीज कहते हैं। समटाइम्स सेल स्टार्ट्स किलिंग इट्स ओन सेल्फ, अपोप्टोसिस कहा जाता है उसको, ये भी आप 12th में पढ़ोगे। तो ऐसा मिसबिहेव करना, गलत बिहेव करने लग जाता है सेल, तो इसलिए उनको सबको कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो ये सेल के चेक पॉइंट जो है वो कंट्रोल में रखते हैं उनको। एंड ये सारी पता है रिसाइकिल वाली होने वाली प्रोटीन्स है, हर फेज के बाद वो खत्म हो जाएंगी एंड दूसरा फेज का जो भी प्रोटीन लगेगा वो सिंथेसाइज होगा। क्योंकि यहाँ पे दूसरा प्रोटीन, मतलब यहाँ पे दूसरा गार्ड है, शिफ्ट वाइज में काम करते हैं। मान लो ये क्या है, शिफ्ट में काम करते हैं, इसकी शिफ्ट खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, फिर इसकी शिफ्ट, फिर इसकी शिफ्ट, ऐसा। तो प्रोटीन्स बनेंगी एंड अगेन निकल जाएंगे एंड फिर से बनेंगी। अदीबा आपका जो क्लास छूट गया है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन जो है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से हो आप, विच ग्रुप, यस विच व्हाट्सएप ग्रुप अदीबा, G50, सारे के सारे G50 के हैं क्या आज के बच्चे, देर आर 8 people, everybody at a time say yes। यस मैम। तनु ने आंसर नहीं किया, रकीबा ने आंसर नहीं किया, पुष्पा ने नहीं किया, क्रांति का भी नहीं पता है मुझे, सारे G50 से हो,
अच्छा, तनु इज फ्रॉम 49, ओके ठीक है। आपका जो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन है ना, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिलेगा अदीबा, एंड वहां पे स्टूडेंट रिसोर्सेज में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो इसकी, पीछे के जो क्लासेस थे उसकी रिकॉर्डिंग। पीछे तो हमने इंटरफेस स्टार्ट ही किया था सेल डिवीजन को, एंड उसके पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स कर रखा था, तो यू कैन फाइंड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस क्लासेस। ठीक है अदीबा? अगर उसी ग्रुप में कोई भी कॉमन है अदीबा, अगर आपको कोई स्कूल का बच्चा है उसी ग्रुप में, प्लीज हेल्प अदीबा कि वो कैसा देख सकता है। ग्रुप में जब आप जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक पे क्लिक करो, आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो वहां पे प्लेलिस्ट में ये मिलेगा, नोट्स भी मिलते हैं, ये भी मिलता है। नोट्स तो वैसे आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली मिल रहा है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये माइटोसिस को अभी जब खत्म होगा हमारा लेक्चर, उसके बाद ये माइटोसिस वाला भी आपको मैं डाल दूंगी। So yes, coming to the significance of the mitosis, सिग्निफिकेंस सबसे पहला तो ये है कि वो इक्वेशनल डिवीजन करेगा। इसका मतलब सेल का प्लॉइडी जो है, प्लॉइडी मतलब बच्चों क्रोमोसोम नंबर, सेल का प्लॉइडी लेवल जो है वो मेंटेन करता है। ये एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पे एडेड नहीं है, बट मुझे लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट। सेल का क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने का जिम्मा है माइटोसिस पे। तभी तो हम कहते हैं कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में होता है, तो जिसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कराता है, मेंटेनेंस करवाता है, डीएनए आरएनए का अमाउंट जो है वो सेम रखता है। जो डेड सेल्स है, जैसे सर्दियों में आपकी पूरी स्किन की सेल्स निकल जाती है, डेड सेल्स को रिन्यू करेगा, रिप्लेनिश करेगा। चिपकली की पूंछ टूटी थी, टूट के बाद बनाया किसने? उन्हीं के सेल्स ने, बट कौन से डिवीजन से? माइटोसिस वाले डिवीजन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवाएगा। यस, एनीबॉडी नोज कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कौन से ऑर्गेनिज्म करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये तो पता होना चाहिए बच्चों आप तक, बिकॉज आपने यूकैरियोटिक। यस, यूकैरियोटिक। अरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? एसेक्सुअल अमीबा हो पेरेंट। गए, ईस्ट हो गए हमारे, अमीबा, यीस्ट और हाँ, वो फंगाई, करेक्ट कोमल, यस करेक्ट। स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम नहीं, स्पोरेंजियम नहीं, वो ब्रेड मोल्ड। यस ट्रू। सो एसेक्सुअल मतलब जहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपली एक सेल से दो सेल बनेंगी। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का माइटोसिस डिवीजन एंड बाइनरी फिजन जो बैक्टीरिया करता है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, माइटोसिस में बहुत सारे ऑर्गेनल जैसे स्पिंडल फाइबर वगैरह इन्वॉल्वमेंट होता है माइटोसिस में, स्पिंडल फाइबर का। बाइनरी फिजन में नहीं होता है, जो बैक्टीरिया करता है ना बाइनरी फिजन, याद है ना? बाइनरी फिजन अमीबा करेगा, बाइनरी फिजन। तो वो एंड ये अलग है, दोनों भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट मैकेनिज्म अलग है। एंड जाइगोट भी करेगा, जैसे क्लीवेज ऑफ एग, डिवीजन ऑफ ब्लैक। ये ना थोड़े हाइपर टर्म्स है, थोड़े हाईफाई टर्म्स है, ये याद में रहता है तो सिंपल लिखो इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट, राइट? जाइगोट अंडरगोस माइटोसिस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस व्हाट? एम्ब्रियो। ओके, क्लियर सबको? यस मैम। ओके, सो मियोसिस को स्टार्ट करना है। आप लोगों को डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? सुनाई दे रहा है क्या? मैम आपने एक चीज नहीं कराई अभी वो माइटोसिस में। फिर क्या भूल गए बता मैं? मैम जैसे कि कोई, जैसे कि मतलब मान लो ये कायरोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है? हाँ, और यस कायरोकाइनेसिस मैम। का प्रोसेस वेल डन है। नहीं, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। मैम जैसे कि ये कायरोकाइनेसिस काइरोकाइनेसिस हो रहा हमारी है हो मतलब रही सारे क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हो रहे हैं, वो सॉरी मैम डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब वो उस प्रोसेस में अभी गुजर रहे हैं, हो चुके हैं। ठीक बट है। एक्चुअली वो डिवाइड नहीं हुए हैं, अभी उस प्रोसेस से वो मतलब नहीं पास आउट हुए हैं। हम्म, तो मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब ये कि आपने कहीं कायरोकाइनेसिस पढ़ा में। क्या है? क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है कि ऐसा यस क्यों मैम, होगा। ये यस मैम डिप्लॉइड एनसीईआरटी स्टेट में है। सिर्फ इसमें दिखेगा,
फंगाई में डाइकैरियन स्टेज, सॉरी नॉट डिप्लोटिनी, डाइकैरियन स्टेज, ये सिर्फ उसमें दिखेगा, बट उसके अलावा आप कहाँ पढ़ रहे हो इसको, मतलब विच ऑर्गेनिज्म और विच? मैम ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसका वो एक ऑप्शन, ये एग्जांपल भी दे रखा है, सिंसेशियम। सिंसिटियम वही हो गया रे, सिंसिटियम मतलब डाइकैरियन स्टेज ही हो गया। अच्छा, उसी को कहते हैं क्या? हाँ मैं इसी मुझे लगा कि ये सिंसेशियम। नहीं, सेम ही चीज है। डाइकैरियन स्टेज आपने पढ़ा था ना, डाइकैरियन स्टेज फंगाई में पढ़ा है ना। अ, हाँ। पहले होगा दोनों भी फंगाई, Excuse me, ma'am. प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन प्लाज्मोग्यामी होगा। देन कुछ ऐसे है जैसे, कौन सा फंगा है वो, एस्कोबासिडीज या बेसिडियोमाइसिडीज जो है, वो क्या करते हैं, डाइकेरियन स्टेज में रहते हैं कुछ दिनों तक, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं रहेंगे। सिंसिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला चीज। किसने कुछ कहा? डाइकैरियन फेज, यस हरदीप, वही सिंसिटियम मतलब वही। ये फंगाई का हो गया। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो कुछ कम वक्त के लिए रहेगा, जैसे कुछ एंजियोस्पर्म्स है, कोकोनट जैसे कुछ एंजियोस्पर्म्स है, जिसको हम लिक्विड एंडोस्पर्म करके पढ़ते हैं। ये 12th में पढ़ोगे आप, यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं दिया है। वहां पे वो क्या करेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में रहेगा, बट टेम्पररी, इट्स अ टेम्पररी वाला फेज। क्योंकि अगर आपने वो नारियल को देखा होगा, उसका जो पानी पीते हो ना आप, जो सिंसिटियम बोल रहे हैं, कौन बोला था, सचिन बोला था क्या, हुआ सेइंग दैट? यस मैम, मैं कहता हूँ सचिन। करेक्ट करेक्ट, तो दैट प्रोसेस सही है, मतलब आपकी बात सही है, बट वो टेम्पररी है। क्योंकि अगर उस नारियल को आप कुछ दिन वैसे रखो तो पानी सूख जाता है, एंड वो पूरा नारियल जो है वो पूरा उसका खोबरा बन जाता है ना। तो इट्स यस अ मैम। टेम्पररी फेज, सो इवेंचुअली वो डिवाइड हो जाएंगे इवेंचुअली। अगर आपने पानी पी ले तो नहीं हो गया, क्योंकि पानी फिर आपने न्यूक्लियस जो उसके सारे खा लिए, बट बाद में हो जाएगा, इट विल बिकम अ प्रॉपर टफ स्ट्रक्चर। क्लियर? यस। और कुछ सचिन, कुछ और है डाउट्स? एनीबडी एल्स? आगे चलना है। रकीबा परवीन लेफ्ट द क्लास। तो डाइकैरियन फेज, सिंसिटियम इज द सेम थिंग, मल्टी न्यूक्लिएटेड फेज। ठीक है, क्लियर? चले मियोसिस की तरफ। ओके, तो माइटोसिस एंड मियोसिस को अगर डिफरेंशिएट करा जाए तो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या लगेगा आपको? मैम वो इक्वेशनल डिवीजन था, और यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। एंड लोकेशन, मुझे सबसे पहले लोकेशन के बारे में बोलना है कि ये होता कौन से सेल में है। विच सेल्स विल डू द मेयोसिस, मैंने बताया है इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में, उसका नाम भी बताया है मैंने। नहीं बताया क्या? लेट मी गो एंड चेक। मैम क्वेश्चन क्या था आपका? कौन सा सेल करेगा मियोसिस? वही तो बताया है मैंने, हाँ यहाँ पे बताया है। यस मैंने बताया है, देखो मैंने स्लाइड खोल रखी है पर्पसली आपको पढ़ने के लिए। ये नहीं करवाया? सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स नहीं बताया मैंने? यस मैम, बताया था। तो यही लोकेशन मैंने पूछा था कि कौन से सेल, लोकेशन मतलब विच टाइप ऑफ सेल, लोकेशन मतलब नॉट लिटरल लोकेशन, कौन से टाइप का सेल है जो मियोसिस करेगा। तो मेरा क्वेश्चन वही था कि जर्म सेल्स जो है, ऐसे देखो लिखा है ना कि ऐसे टाइप ऑफ सेल्स इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, जो क्या होता है, गैमेट बनाने वाले जो सेल है उनमें बनेंगे, जैसे सेक्स सेल्स, एग या स्पर्म सेल्स। क्यों ऐसा? वाई द जर्म सेल, जर्म सेल जो है, मान लो कोई स्पर्म फॉर्मिंग मदर सेल है जिसको कहते हैं हम स्पर्मेटोसाइट, ये मदर सेल रहेगी, शी इज अ मदर सेल, एंड ये इनिशियली तो डिप्लॉयड रहेगी, ध्यान दो इनिशियली ये डिप्लॉयड रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, oocyte, oocyte मतलब एग फॉर्मिंग मदर सेल, ये भी मदर सेल है, इनिशियली पहले पहले तो डिप्लॉयड ही रहेगी। ये जब मियोसिस करेगी तो हैप्लॉइड स्पर्म मिलेंगे हमको। सिमिलरली जब ये मियोसिस करेगी तो हैप्लॉइड एग मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत बार कंफ्यूजन में ये लिखते हैं कि जर्म सेल जो है वो हैप्लॉइड है, नहीं, जर्म सेल जो मदर सेल है, गैमेट को बनाने वाले मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड ही है।
मियोसिस करके उनका प्रोडक्ट जो बन रहा है, गैमेट जो बन रहा है, वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये टर्म्स तो क्लियर है ना सबको? हाँ, क्लियर है ना? अच्छा, मैं सोच रही हूँ ये 10 मिनट में होगा या नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा इंट्रो करती हूँ एंड देन विल स्टॉप, क्योंकि मियोसिस का जो पहला फेज है ना, उसी को डिटेल में हमको जाना पड़ेगा और बहुत टाइम लेगा। सो यूनिक सेल डिवीजन एंड सिमिलर टू माइटोसिस। देखो ध्यान दो, मियोसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, लंबा फेज है ये, एंड विल डिवाइड द मियोसिस इनटू 2 फेजेस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस तो है ही, बट कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के अलावा पूरा मियोसिस जो है वो 2 बार माइटोसिस करके बनता है। कैसे? तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ऐसे हमको उनको डिवाइड करना है। मियोसिस 1 में भी सेम स्टेज चलेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर से अगेन प्रोफेज में चला जाएगा सेल, प्रो, मेटा, एना, टीलो। ये एना होना चाहिए। तो इस तरह से प्रो, मेटा, एना, टीलो, ये जो 4 मेन फेजेस हैं, ये 2 बार रिपीट होंगी। जिसको भी नहीं पढ़ा है, लाइक सचिन, अदीबा, हरदीप एंड यशिका के अलावा बाकी लोग, कोमल, बिमला एंड ऑल, आप लोग इंटरेक्ट नहीं करो तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को ये पता है या नहीं, वरना ऐसा हो जाएगा कि बच्चों को पता है तो मैं आगे आगे फास्ट चल रही हूँ। दोज हु डोंट नो शुड रिस्पॉन्ड। तो मियोसिस इज वेयर 2 टाइम्स माइटोसिस इज गोइंग टू हैपन। सिंपली मतलब 2 बार सारे फेजेस जो है वो रिपीट करेंगी। बट जब पहली बार रिपीट करेगी तो उनमें कुछ खास किस्म के क्या कहते हैं उसको, अलग अलग डिफरेंस होने वाले हैं कि क्रोमोसोम कैसे स्प्लिट होगा, किस तरह से रिकॉम्बिनेशन होगा, ये थोड़ा अलग से चलेगा माइटोसिस के हिसाब से। बट मियोसिस में इज एग्जैक्टली लाइक टू माइटोसिस। तो जब मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगी मैं मियोसिस 1, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी। आई विल आस्क क्वेश्चन इन दिस फेज, दिस एंड दिस। एनाफेज मैंने अभी भी कहा था माइटोसिस के दौरान कि एनाफेज को पकड़े रखना है, वहां पे क्वेश्चन बनता है। ये तो है ही, बट इसके साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सो अगला क्लास मिस ना करिएगा। विल स्टार्ट विद द मियोसिस इवेंट्स। सिर्फ मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया कि मियोसिस इवेंट्स होंगे जर्म सेल्स में जो गैमेट्स बनाते होते हैं, एंड कैसे करेंगे वो 2 बार माइटोसिस, या कैसा ये पूरा प्रो, मेटा, एना एंड टीलो ये डबल बार रिपीट होगा, क्यों होगा, इसका क्या बेनिफिट है। यस, एनीबडी कैन टेल मी, यशिका, कि ऐसा क्यों करा, मियोसिस का हैप्लॉइड डॉक्टर बनाने का जो फंडा है, ऐसा क्यों किया, उसको भी इक्वेशन कर देते, क्या फर्क पड़ता। why the meiosis give rise to the haploid cells? एनीवन? ये सिग्निफिकेंस में आएगा, एक्चुअली लास्ट हिस्सा है ये, बट जिसने भी पढ़ रखा है कैन टेल मी। ये मैंने ये भी बताया है, स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर है ना उसमें ये बताया है। किसी को भी नहीं पता? पता नहीं अदीबा, अच्छा सचिन बता देगा, फिर बताओ क्यों मियोसिस को हैप्लॉइड सेल से बनाना है। क्योंकि आगे जाके वेरिएशन तो मियोसिस 1 का हिस्सा है, सही है हरदीप, बट हैप्लॉइड सेल क्यों बना रहा है? क्योंकि आगे जाके मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अगर ये दोनों डिप्लॉयड होते तो क्रोमोसोम नंबर 4n हो जाता। इतना सारा क्रोमोसोम कंटेंट रख नहीं सकता सेल, इसलिए इनको आधा आधा करना पड़ा, तब जाके ये 2n बन सके। गैमेट्स को आधा आधा करना पड़ा, तब जाके वो दोनों जब जुड़ेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तब एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा डिप्लॉयड वाला। हाँ, तो टू मेंटेनिंग द डिप्लॉयडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मियोसिस जरूरी फंडा था। इसलिए मियोसिस जर्म सेल में ही चलाया जाएगा, बाकी सेल में नहीं चला जाएगा, वरना पूरे सेल के क्रोमोसोम कंटेंट डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पता नहीं कितनी बार होते रहेंगे। यू कांट डू दैट। ठीक है, यहां तक मैं रोक रही हूं। अगर यहां तक कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, इफ नॉट देन यू कैन लीव द क्लास। बिफोर लिविंग क्लास सबसे एक ही क्वेश्चन है, सबने गूगल फॉर्म भरा है जिसमें आप लोग बैच सेग्रीगेशन एंड टाइम प्रेफरेंस एवरीबॉडी हैज गिवन इट। क्विकली से यस बिफोर लिविंग द क्लास। ओके, यस, फाइन। एंड ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन पेपर जो था बायोमोलिक्यूल्स का उसमें कुछ डाउट था? नो? अच्छा है, मुस्कान को तो आप पूछ सकते हो।
अदर पीपल आई एम रेस्टिंग द क्लास हियर. किसी को डाउट है तो रुक जाओ, और एल्स यू कैन लीव द क्लास एज ऑफ नाउ. इसका मैं नोट्स भेज दूंगी. एंड अदीबा, आपके इसके जो लिंक्स है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. बाय बाय. रीड एनसीईआरटी व्हाइल कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. एंड एब्सेंट नहीं रहो, सब लोग टाइम से